हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 16 जुलाई, देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, NDA, SSC, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और अनाविन डेटाबेस जर्मनी। ठीक है, ये न्यूज़ में देखते हैं क्या है। अनाविन डेटाबेस जर्मनी का डेटाबेस है ये। क्लियर दोस्तों, ये NID क्या है देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIIT ये एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसने क्या किया है, इस्टेब्लिश किए थे दोस्तों 5 NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, इस्टेब्लिश किए थे। पर्पस इसका था वर्ल्ड क्लास डिजाइन एजुकेशन। ठीक है, डिज़ाइन में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। जैसे आपने सुना होगा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर, तो ये टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूशन हो गया। इसी के तर्ज पर है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर, तो देख लेते हैं पहला क्या है। NID सबसे पहला जो NID इस्टेब्लिश्ड हुआ था, NID अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा 1961 में। इसके बाद में रिसेंटली अभी 4 बनाए गए थे। कहाँ पर थे। NID आंध्र प्रदेश, NID हरियाणा, NID असम और मध्य प्रदेश में। क्लियर, तो ये 5 हमारे NID इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, डिज़ाइन के। देख लेते हैं अभी जर्मनी में क्या है। जर्मनी के ऐसी कंट्रीज का एक ऑफिस है, एक सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन। ठीक है, इसका एक ऑफिस है जो सोल अथॉरिटी है जो इवेल्युएट करता है किसको, फॉरेन क्वालिफिकेशन जर्मनी। ठीक है, जो भी फॉरेन क्वालिफिकेशन है, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो इसके क्वालिफिकेशन को इवेल्युएट करता है। क्लियर, किसके तर्ज पर, अपनी जो इनकी जर्मन इंस्टीट्यूशन है। क्लियर, तो इस तरीके से इवेल्युएट करता है। बाकी देखते हैं अभी क्या हुआ है। ये जो डेटाबेस है दोस्तों, अनाविन डेटाबेस, ध्यान रखिएगा कहाँ का डेटाबेस है, जर्मनी का। अनाविन डेटाबेस क्या है, इसने अनाविन डेटाबेस एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, लिस्ट जारी करेगा जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसके। ठीक है, उसको इवेल्युएट करेगा। क्यों करेगा दोस्तों, जो इनका यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इनकी यूनिवर्सिटी है, क्या जो एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन है इनकी यूनिवर्सिटी के तर्ज पर है, लगभग इनके यूनिवर्सिटी जैसा प्रोग्राम चलाते हैं ये। ठीक है, तो इसने इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो कंपेयर करेगा अपनी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के साथ में। क्लियर, तो इस तरीके से एक लिस्ट जारी करता है। अगर लगता है इनको कि हाँ इस तरीके से ये, ठीक है, इसके तर्ज पर है जर्मनी का जो एजुकेशन है, तो उसके लिस्ट जारी करता है ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल में क्या हुआ है, इसने अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें जितने भी हमारे 5 NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वो इस लिस्ट में आए। किसके, अनाविन डेटाबेस के। ठीक है, तो देख लेते हैं। बाकी जो NID अहमदाबाद था दोस्तों, सबसे पहले जो बना था, ये 2015 में ही आ गया था इस लिस्ट में। ठीक है, और अभी फिलहाल में जो 4 जो बचे हुए हैं हमारे, ये भी रिसेंटली इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, अनाविन डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। तो इसका फायदा क्या रहेगा दोस्तों, जितने भी हमारे NID इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। इनको वीज़ा प्रोवाइड हो सकता है वहाँ पर वर्क करने के लिए। ठीक है, इन द सेंस ऑफ द डिज़ाइन में। क्लियर, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देख लेते हैं जर्मनी कहाँ पर है। जर्मनी ये है, देखिए यूरोपियन कंट्री है। देखिए हमने UK पहले डिस्कस किया था, यूनाइटेड किंगडम, तो इसके नीचे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, डेनमार्क इसके ऊपर है, फ्रांस हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से ये जर्मनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक वैक्सीन है निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। अभी फिलहाल में क्या दोस्तों, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने अप्रूव कर दिया है फर्स्ट फुली इंडिजिनियसली डेवलप्ड, मतलब इंडिया में ही बनाई गई है पूरी तरीके से ये वैक्सीन। इसको जो है अभी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाई गई है। और किसने डेवलप की है वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पर है, पुणे में। देखिए काफ़ी न्यूज़ में आता है ये सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पुणे में है। तो इसने डेवलप की है इस वैक्सीन को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर, फुली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, तो अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी क्या है, ये सीरम इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने अप्रूव किया है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द
न्यूमोनिया वाला वैक्सीन का। क्लियर? कौन कौन से? फेज 1, फेज 2, फेज 3। क्लियर? कौन सी वैक्सीन है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। क्लियर? तो पहला इंस्टीट्यूशन बन गया। और देख लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल ये इंडिया में नहीं अदर कंट्री में भी कर सकता है, जैसे गम्बिया कंट्री हो गई। क्लियर? बाकी इसको परमिशन भी मिल गई है जो, ठीक है, DCGI ने इसको परमिशन भी दे दी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए परमिशन भी मिल गई है। तो इस तरीके से पहली वैक्सीन जो है कौन सी है? इंडिजिनियसली डेवलप्ड बन गई है ये न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन इन द फील्ड ऑफ द न्यूमोनिया जो होता है। क्लियर? और बाकी इसमें भी काम करने वाला जो इन्फेंट छोटे बच्चों में हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, इसमें भी ये वर्क करने वाला है। चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट में हमेशा, ठीक है, रिकॉर्ड बनाता है, किसमें बनाता है? कॉयर एंड द कॉयर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो रेसे होते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, तो उससे इसे जट बोलते हैं, नारियल जट। तो इससे रस्सी वगैरह ये और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉयर और कॉयर प्रोडक्ट। क्लियर? तो फिलहाल में अभी क्या है, ये न्यूज़ में एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया है इसने। ठीक है, अभी फिलहाल में 2757 करोड़ का लगभग इसका एक्सपोर्ट हुआ है 2019-20 में, जो बताया जा रहा है 30 करोड़ हायर है किससे? जो 2019 में था। ठीक है, 2728 करोड़ का था लगभग। तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो इसके प्रोडक्ट हैं, जैसे कोयरपिथ हो गया, टफ्ट मैट्स, ठीक है, टेक्सटाइल वाला हो गया, रक्स हो गया। तो इसमें क्या है, ग्रोथ क्या है, इसने क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के उसमें टर्म में ग्रोथ किया है। बाकी कुछ डिक्लाइन भी हुआ है, जैसे हैंडलूम वाला हो गया, ठीक है, हैंडलूम मेट हो गया, कोरियन हो गया, ठीक है, पावर लूम हो गया, तो इसमें कुछ डिक्लाइन भी किया है। बाकी देख लेते हैं, एक आपका पोर्ट है जहाँ से 99% जो है एक्सपोर्ट होता है कोयर एंड कोयर प्रोडक्ट। वो पोर्ट है दोस्तों टुटीकोरिन, कोचिन और चेन्नई पोर्ट। ये 3 पोर्ट ऐसे हैं जिसमें से 99% एक्सपोर्ट होता है कोयर और कोयल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट होते हैं ना, रस्सी वगैरह बनाई जाती है इससे, नारियल के उससे, रेसे से। क्लियर? ये मैट वगैरह बनाई जाती है। तो 99% जो एक्सपोर्ट होता है टुटीकोरिन। देखिए टुटीकोरिन कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये पोर्ट है। और कोचिन केरला में है। क्लियर? और चेन्नई के ये तमिलनाडु में। तो इस तरीके से यहाँ से 99% एक्सपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अदर मेन पोर्ट भी जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, यहाँ से भी ये एक्सपोर्ट होता है। अभी देख लेते हैं, इंडिया पहला बनाने जा रहा है ट्रांसशिपमेंट हब। कहां पर बनाने जा रहा है? ट्रांसशिपमेंट हब कहां पर बनाया जा रहा है? कोचिन पोर्ट, केरला। ठीक है, केरला में एक कोचिन पोर्ट है और इसका नाम है बल्लारपड़दम टर्मिनल ऑफ कोचिन पोर्ट केरला। तो यहां पर बनाने जा रहा है। क्लियर? और इसको डेवलप कौन, मैनेज कौन करने वाला है? डीपी वर्ल्ड। ठीक है, डीपी वर्ल्ड क्या है? दुबई पोर्ट वर्ल्ड। ठीक है, एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ये इसको डेवलप करने वाली है, जो दुबई की कंपनी है। क्लियर? और दोस्तों इसका काम क्या है, इस कंपनी का? डीपी वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। दुबई पोर्ट वर्ल्ड ये क्या करता है? ये कंपनी कार्गो लॉजिस्टिक बनाती है, पोर्ट टर्मिनल बनाती है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मेरीटाइम सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ये फॉर्म्ड हुई थी 2005 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप करने वाला है, मैनेज करने वाला है डीपी पोर्ट, दुबई पोर्ट वर्ल्ड। क्लियर? तो देख लेते हैं ट्रांसशिपमेंट हब है क्या? ये दोस्तों एक टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल है पोर्ट पर, जो जितने भी कंटेनर हैं उन कंटेनर को टेम्परेरी स्टोर करेगा। ठीक है, मान लो कि एक पोर्ट बनाया जाएगा, एक हब बनाया जा रहा है, तो जहाँ चारों तरफ से जितने भी कंटेनर आएंगे, कंटेनर में क्या होता है? देखिए एक रेलगाड़ी होती है ना, सुना होगा, मालगाड़ी होती है, तो उसमें कंटेनर होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से माल यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये शिपमेंट हब बनाया जा रहा है, जो कंटेनर है एक टेम्परेरी, ठीक है, एक ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कंटेनर स्टोर किए जाएंगे टेम्परेरी, और बाद में जहाँ जहाँ पहुँचाने हैं डेस्टिनेशन पर, यहाँ से पहुँचा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से शिपमेंट हब बनाया जा रहा है। क्लियर? बाकी देख लेते हैं, टर्मिनल का एक नाम है इसका बल्लापड़दम टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो इंडियन कोस्ट पर है। केरला में आपने देखा हो, केरला। ठीक है, ये देखिए केरला, ये इंडिया मान लीजिए, यहाँ पर केरला है। ठीक है, तो इस जगह ये कोचीन है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है। बाकी ये देखिए बताया जा रहा है, पूरी तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ट्रांसशिपमेंट का जो होना चाहिए। क्लियर? और ये होने वाला है दोस्तों एक गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। और देख सकते हैं, इसको लीडिंग होने वाला है ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ द साउथ एशिया। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं क्या है।
हाँ, अशोक लावासा, ये अभी न्यूज़ में अभी फिलहाल में दोस्तों इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी करेंगे, हम देखते हैं क्या है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इंडियन, ठीक है, इनको अपॉइंट किया जा रहा है अशोक लावासा। अब इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये है कौन, तो इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है 1980 बैच के, ठीक है। और ये काम कर चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर में, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के उसमें ऑफिस में वर्क कर चुके हैं। और अभी लाइन में आगे बनने वाले थे दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्लियर। तो अभी, और ये देखिए दूसरे पर्सन बन गए हैं जो अपनी पोस्ट को छोड़कर ये किसी दूसरी पोस्ट पर जा रहे हैं। तो इससे पहले एक केस हुआ था, नागेंद्र सिंह जी थे 1973 के, ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले थे। तो इन्होंने क्या हुआ था, बाद में ये अपॉइंट हो गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हॉग, नीदरलैंड में, ये क्लियर। ध्यान रखिए, काफी न्यूज में रहता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है, हैग में, नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये इन्होंने भी स्टेप डाउन करके सीधे अपॉइंट हो गए थे यहाँ पर। इसी तरीके से ये अपॉइंट हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, क्लियर। तो ये इनकी पिक्चर है, देख सकते हैं आप, क्लियर। चलिए अब एशियन डेवलपमेंट जान लेते थे कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये। और अभी फिलहाल में हमारे इंडियन जो है यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये स्टेब्लिश्ड हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में स्टेब्लिश्ड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है देखिए फिलीपींस में है, मनीला, ठीक है, फिलीपींस में मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका ओर्टिगस सेंटर में लोकेटेड है ये, क्लियर। बाकी देते हैं इसके जो मेंबर हो सकते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है, यहाँ से इसके मेंबर ले जाते हैं। और नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज है। जब ये फॉर्म्ड हुई थी दोस्तों, एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो इसके 31 मेंबर थे। अभी फिलहाल में जो इसके मेंबर है, ध्यान रखिएगा 68 मेंबर्स हैं, ठीक है। और देखिए एडीबी क्या है, एडीबी देखिए आपने वर्ल्ड बैंक का सुना होगा, वर्ल्ड बैंक क्या होती है। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे ही ये एडीबी बनाया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है, जो लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एडीबी इसलिए बनाया था जो एशिया में लोन प्रोवाइड करें, क्लियर। तो इसी की तर्ज पे ये एडीबी बनाया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसी तरीके से दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक में वेटेज होता है कंट्रीज का, ठीक है, कि यूएसए का इतना शेयर होगा, इसका इतना शेयर होगा, तो इस तरीके से जैसे वर्ल्ड बैंक में यूएसए का काफ़ी शेयर रहता है, तो इसलिए एडीबी में भी शेयर होता है इसी, ठीक है, वेटिंग राइट्स होता है, शेयर होता है। तो देख लेते हैं कितना है। जो 2016 का डेटा है, तो देखिए जापान सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है इसका शेयर का, ठीक है। तो जो इस बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है दोस्तों, जापान का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। 15.67%, उसके बाद में यूएसए आता है, ठीक है। तो यूएसए यहाँ भी पीछे नहीं है, ठीक है, शेयर में। और बाकी फिर चाइना आता है। और इंडिया की जो पोजीशन है दोस्तों 4th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंडिया जो शेयर करता है लगभग 4थी पोजीशन है उसकी, क्लियर। कितना 6.359%। बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके जो करंट में प्रेसिडेंट है ये मात्सुगु असाकावा, क्लियर। ये देखिए इनकी पिक्चर है, जापान की है ये। अभी देख लीजिए, अभी न्यूज़ में है कि अभी 75th एनिवर्सरी होने वाली यूनाइटेड नेशन की। देखिए यूनाइटेड नेशन कब बना दोस्तों, 1945 में, क्लियर। तो इसकी अभी 75th एनिवर्सरी होने वाली है, जिसमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एड्रेस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो 17 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूएन में, क्लियर। और कहाँ पर बोलने वाले हैं, ये एक बॉडी है जिसका नाम है यूएन इकोसोक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो ये दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है ना। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे 3 ऑर्गन होते हैं, तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन इस बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ पे ये दोस्तों प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है, बोलने वाले हैं। बाकी देख लेते हैं, देखिए ये इकोसोक, ये जो यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से ये एक ऑर्गन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। देखिए जनरल असेंबली होता है, पहला ऑर्गन ये हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो अभी हम देख रहे हैं, क्लियर। तो ये थर्ड ऑर्गन हो गया। दूसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया,
ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी यूनिट सेक्रेटरीट हो गया। तो इस तरीके 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें से एक ऑर्गन आपका ये है इकोसोक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर। अब देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, ये अभी इनका फर्स्ट टाइम हो रहा है जो अभी इलेक्शन, देखिए अभी फिलहाल में आपने न्यूज़ देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है अभी मेंबर बना है किसका, यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर, ध्यान रखिएगा नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। तो उसके बाद में पहली जीतने के बाद में ये पहली मीटिंग पहले, ठीक है, एड्रेस करने वाले हैं हमारे पीएम साहब, और ठीक है, और देख लेते हैं कितने मेंबर होते हैं, एक बार जान लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन में 15 मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिसमें से 10 मेंबर दोस्तों क्या है, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और जो 5 हैं परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा इंडिया जो बना दोस्तों नॉन परमानेंट मेंबर बना, ठीक है, परमानेंट नहीं बना है, परमानेंट तो ये 5 ही हैं। क्लियर। देख लेते हैं 5 कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए यूएस है, यूके है, रसिया, चाइना, फ्रांस, ध्यान रखिएगा ये 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है। क्लियर, ये हमेशा रहते ही हैं, जिसमें चाइना भी देखिए हमारा पड़ोसी देश भी एक इसका मेंबर है। क्लियर। और देख लेते हैं बाकी ये देखिए इकोसोक की जो इकोनॉमी, जो इसका छठा जो ऑर्गन है इकोसोक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हर साल इसकी मीटिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी 1946 में हुई थी। क्लियर। जिसमें ध्यान रखिएगा इंडिया वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इकोसोक, देखिए आ जाता है न्यूज में, इंडिया ही जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट था जब पहली मीटिंग हुई थी इकोसोक की। क्लियर। बाकी इसकी थीम क्या देख लेते हैं, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर द कोविड-19, What kind of the United Nations do we need at the 75th anniversary, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा। अगला देखते हैं एक रिपोर्ट जारी हुई है जो यूनाइटेड नेशन ने, कौन सी रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन, जिसका भी हमने देखा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इसकी ये लिस्ट जारी करता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। देख लेते हैं क्या रिपोर्ट ने कहा है। रिपोर्ट ने कहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 8.9%, जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 8.9%, लगभग 9% क्या है दोस्तों, जिसमें आते हैं लगभग 690 मिलियन पीपल आते हैं। क्लियर। वो हंगरी हुए हैं 2019 में, ध्यान रखिएगा इतने लोग 2019 में हंगरी पाए गए हैं, भूखे पाए गए हैं। कितने, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 8.9%, जिसकी ठीक है कितनी पॉपुलेशन हो गई, 690 मिलियन। क्लियर। तो ये पाया गया कि 10 मिलियन ज्यादा हुए हैं जो 2018 में भूखे थे, ठीक है, जो हंगर थे 2018 में उसका 10 मिलियन और एक्स्ट्रा इस बार ज्यादा हुए हैं। और देखा जा रहा है जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, 2019 में अभी होने वाले और इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है, भूखमरी और इंक्रीज होने वाली है 83 से 132 मिलियन, ठीक है, और बढ़ने वाले हैं, ठीक है, हंगर पीपल। बाकी देख लेते हैं एशिया होम है दोस्तों हाईएस्ट नंबर ऑफ द अंडर नोरिश्ड पीपल, ठीक है, इसका होम बन चुका है। बाकी अफ्रीका सबसे ज्यादा इसमें क्या है, अंडर नोरिश्ड पीपल है, ठीक है, ध्यान रखा अफ्रीका में। और देख लेते हैं अभी स्टंट बताए जा रहे हैं दोस्तों, स्टंट लगभग कितने चिल्ड्रन है, 21.3% स्टंट पाए गए, स्टैंडर्ड पाए गए। देखिए स्टैंडर्ड और वास्टेड और ओवरवेट, देखिए इनमें क्या फर्क है। स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, बोने, मतलब उनके एज के हिसाब से हाइट तो नहीं बढ़ती है मगर वेट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्लियर। तो इसमें कितने पाए गए, लगभग 21.3% स्टैंडर्ड हुए हैं। क्लियर, मल नोरिश्ड की वजह से। और जो दोस्तों वास्टेड, देखिए वास्टेड क्या होता है, वास्टेड का मतलब क्या होता है, उनकी हाइट तो बढ़ जाती है, ठीक है, एज के हिसाब से हाइट तो बढ़ जाती है मगर उनका वेट कम होता है, मतलब पतले होते हैं। क्लियर, उनको वास्टेड बोलते हैं। तो ये दोस्तों 6.9%, बाकी जिनका ओवर वेट है वो 5.6%, ये कुछ डेटा है, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कितनी हुई है, वो ये 340 मिलियन लोगों में हुई है। क्लियर। और रिपोर्ट बता रही है दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 और 2.2 इसमें भी इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई है, ठीक है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको मैंने काफी बार, ठीक है, डिस्कस किया है क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपका 2015 से 2030 तक का टारगेट है, ठीक है, 2030 तक का टारगेट है। तो देखिए 17 गोल हैं इसमें, ठीक है, 17 गोल हैं। तो बोला जा रहा है जो गोल नंबर 2 है, तो गोल नंबर 2 किसके लिए दोस्तों, हंगर वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 हंगर के लिए होता है। क्लियर। तो ध्यान रखेगा। तो इसमें भी अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है।
क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2.1 है ये इंश्योर करता है सेफ न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड सभी को प्रोवाइड कराना है, क्लियर। तो इसमें भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। बाकी जो एम 2.2 है इसका इरिडिकेट करना, खत्म करना है हर तरीके का जो मल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी अच्छा काम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से रिपोर्ट ध्यान रखना, स्टेट फॉर फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये जारी करता है, देखिए पूछ लेता है इस तरीके से, कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन, क्लियर। अब एक हेलीकॉप्टर न्यूज में, मार्स हेलीकॉप्टर, देखिए प्लैनेट आपने सुना होगा, ठीक है, अर्थ प्लैनेट है, मार्स, जुपिटर, तो इस तरीके से कि मार्स, ठीक है, प्लैनेट है। तो इसमें एक हेलीकॉप्टर जाने वाला है जिसका नाम है इंग्यूनिटी, ठीक है, इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर है, ये मार्स में जाने वाला है, क्लियर। और कौन सा, ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों एक मार्स मिशन आने वाला है नासा का 2020, ध्यान रखेगा, मार्स मिशन 2020 कहाँ से, नासा का आने वाला है, क्लियर। तो इस मिशन के तहत ये हेलीकॉप्टर जाने वाला है, ठीक है, प्लैनेट पर, कौन से प्लैनेट पर, मार्स प्लैनेट पर, इसका नाम है इंग्यूनिटी, ध्यान रखेगा। और जो मार्स मिशन है नासा का दोस्तों 2020 ये लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को, फिलहाल में भी आगे 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और देख लेते जो हेलीकॉप्टर का काम क्या रहेगा, मिशन क्या रहेगा, ये चेक एंड बैलेंस करेगा, चेक करेगा कि क्या कंडीशन है मार्स पर, किसकी क्या इफेक्ट करता है मार्स पर एविएशन को, मतलब विमान पर, विमान जब उड़ते हैं तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है क्या इफेक्ट डालता है, क्लियर। जैसे हमारे जो प्लैनेट है अर्थ पर, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, तो जो प्रेशर रहता है कुछ एयर का, ठीक है, उसका और मार्स का प्रेशर अलग रहेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अगर वहां पर हम फ्लाइट उड़ाएंगे तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एटमॉस्फेयर का, क्लियर। तो वो चीज जांच करने वाला है ये हेलीकॉप्टर। बाकी ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरीके से फ्लाइट होने वाला है, कहां पर, किसी दूसरे प्लैनेट पर, मार्स पर, क्लियर। तो ध्यान रखिए ये इस तरीके से, ये देखिए ये वाला हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इंग्यूनिटी, क्लियर। अब देख लेते हैं मार्स मिशन के बारे में, जान लेते हैं, ठीक है, क्या है ये देखिए मार्स मिशन 2020 नासा का भी होने वाला है 30 जुलाई को। इसमें क्या होने वाला है, देखिए ये करने वाला हैबिटेबल कंडीशन चेक करेगा कि रहने योग्य कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। पास्ट में पहले माइक्रोबियल क्या ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या क्या हो चुकी है उसको चेक करेगा। और ये दोस्तों एक पार्ट है, किसका है ये पार्ट है, ये है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ये पहले ही स्टार्ट कर चुका नासा। तो मार्स मिशन इसका एक पार्ट है ये, ठीक है। ये कभी स्टार्ट हुआ था ये वाला प्रोग्राम, ये 1993 में हुआ था, किसके लिए, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, क्लियर। तो इसका एक पार्ट है ये मार्स मिशन। बाकी एक दोस्तों एक रोवर भी जाने वाला है, देखिए ध्यान रखिएगा, रोवर है परसेवरेंस रोवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा परसेवरेंस रोवर, ये भी जाने वाला। और ये रोवर क्या करने वाला है दोस्तों, ये मार्स की जितनी इमेज है इमेज भेजेगा, ठीक है, मार्स की, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्या रोक है वहाँ की, रोक्स वगैरह है ना, डस्ट सैंपल लेगा, वहाँ के धूल के सैंपल लेगा। बाकी देख सकते हैं डिलीवर करने वाला है, जैसे इस जो हेलीकॉप्टर है इसको भी डिलीवर करेगा ये रोवर, क्लियर। और क्या क्या टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मार्स मिशन में होने वाली है, ठीक है, इस तरीके से सबको ये डिमोन्स्ट्रेट करेगा, क्लियर। तो देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी अभी एक न्यूज में है कि अभी इंडिया ने क्या है, अभी क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे सस्ती जो है कोविड-19 की किट बना दी है इंडिया ने, ठीक है, जिसका नाम है कोरोश्योर, क्लियर, ध्यान रखेगा। और किसने बताया, लॉन्च किया है, ये हमारे HRD मिनिस्टर पोखरियाल निशंक जी ने, क्लियर। तो इन्होंने बताया कि अभी एक इंडिया में वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल किट बन गई है कोविड-19 की, सबसे सस्ती, जिसने डेवलप किया दोस्तों IIT दिल्ली ने, क्लियर। इसका नाम ध्यान रखना, कोरोश्योर। और इसकी देखिए कॉस्ट कितनी है, लगभग 399 रुपए रहेगी कुल, क्लियर। और अभी इसने इस किट को जो अप्रूव कर दिया दोस्तों ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अभी फिलहाल में अप्रूव कर दिया। और जो सो ये किट जो करने वाले लगभग एक दिन में लगभग 20 लाख का टेस्ट कर सकती है ना। और अभी फिलहाल में कितने हो रहे हैं, 3 लाख पर डे। तो अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कि एक दिन में 3 लाख ही हो रहे हैं, मगर जब ये किट आ जाएगी तो देखिए अफोर्डेबल सस्ती किट है। और दूसरी बात यह है कि एक दिन में 20 लाख ये टेस्ट कर सकती है किट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोश्योर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका, ठीक है, ICMR क्या है, ऐसे इस तरीके न्यूज में है, तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है दोस्तों, फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है किसको, बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च में जो भी वर्क होता है इसको प्रमोट करती है। बाकी सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में। देख लेते हैं, देखिए 1911 में आई थी ये, क्लियर। तो इसलिए सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है,
और ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, 1911 में सेटअप हुआ था। देखिए पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, इसके नाम से आई थी ये 1911 में, ध्यान रखिएगा। बाकी इसका काम क्या था, मेडिकल रिसर्च का काम था। और 1949 में देखिए इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1911 में किस नाम से थे, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, क्लियर। बाकी 1949 में 1949 में इसका नाम चेंज किया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों ये काउंसिल, आती है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्लियर। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है इस काउंसिल की, जो हेड करता है वो करते हैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, क्लियर। तो ध्यान रखना ये। बाकी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ठीक है। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है दोस्तों अभी फिलहाल में, और कब हुआ, 2 जुलाई को। और किस मीटिंग में हुआ है, मीटिंग हुई थी अभी सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। देख लेते हैं मीटिंग किस किसके बीच में हुई है, ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। ये दोस्तों एक मीटिंग हुई थी, ये किसकी हुई थी, इंडिया और यूएस के बीच में, फॉर द स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। और देखिए इंडिया की तरफ से जो चेयर किया था नीति आयोग ने किया था, और जो यूएस की तरफ से चेयर किया था यूएस सेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी जानेंगे क्या ये। तो ये दोनों इन्होंने को चेयर किया था इस मीटिंग को। तो इस मीटिंग से ये दोस्तों एक फॉर्म निकल कर आया था, लॉन्च किया था प्रोग्राम इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसकी तर्ज पर है दोस्तों, यूएसए में पहले एक बन चुका है ये एनर्जी मॉडलिंग फोरम, यूएसए में स्टेब्लिश हो चुका है 1976 में, ठीक है। उसी की तर्ज पर यह इंडिया में बनाया गया है इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, क्लियर। तो देखिए दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था ये। इसका पर्पस क्या था, डिस्कस करता है ये कंटेम्परेरी इशू क्या है, रिवॉल्विंग अराउंड द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ इन्वायरमेंट का क्या इशू है, क्लियर। तो इसको डिस्कस करता है। देख लेते हैं अभी क्या, जैसे हम देखते हैं कोल वाला है, कोल से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, डीजल वगैरह। तो हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारा अभी टारगेट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होना, क्लियर। तो ये किसके देने चाहिए, देखते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो यही पर्पज है कि एनर्जी के साथ में क्या इन्वायरमेंट का रिलेशन है, तो इस पर डिस्कस करता है, ठीक है। तो एक ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराने की बात करता है ये। और जो नीति आयोग दोस्तों, ठीक है, बाकी फाइनलाइज कर दिया है इसका, जो नीति आयोग है इंडिया के अंदर जो फोरम बनाई है, तो इसको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर करेगी वो नीति आयोग ही करेगी, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो नीति आयोग के अंदर ये वर्क करने वाला ये मॉड्यूल, ठीक है। बाकी देख लेते हैं फोरम। अब यूसेट के बारे में जान लेते हैं, न्यूज़ में क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंट या एड प्रोवाइड, सहायता प्रोवाइड कराती है ये, ठीक है। और लार्जेस्ट ऑफिशियल एड एजेंसी है वर्ल्ड की, क्लियर। और ये फॉर्म कब हुई थी, 3 नवंबर 1961 में। अभी देख लेते हैं एक न्यूज में एक यूनिवर्सिटी है, देख लेते हैं राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। क्यों न्यूज में, अभी दोस्तों इसने एक कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो फायर फाइटिंग कोर्स है, ठीक है, बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स है। तो इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अब देख लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर। और देख लीजिए दोस्तों ये अमेठी उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सोल यूनिवर्सिटी है, एविएशन मतलब विमान के एरिया में, एविएशन का मतलब क्या होता है, विमान, है ना। तो विमान के एरिया में ये एक इकलौती यूनिवर्सिटी है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, अमेठी उत्तर प्रदेश में, क्लियर। तो अभी फिलहाल में क्या है, 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसने स्टार्ट कर दिया है, किसमें, फायर फाइटर में, क्लियर। और दोस्तों ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर है इस तरीके से, किसमें, फायर, ठीक है, इस तरीके से फायर फाइटिंग कोर्स में। और क्लासरूम वगैरह, लाइब्रेरी और हॉस्टल वगैरह भी ये प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है। और देख सकते हैं जिसने 12th क्लास पास कर लिया, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके कुछ मेजरमेंट भी है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। और ठीक है, और मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है। और उनके साथ में एक कंडीशन और है कि उनके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अच्छे तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी हैं, तो ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेट जो है दोस्तों, प्रोग्राम चलने वाला 17 अगस्त से 14 फरवरी तक,
ठीक है। और देखते हैं ये इंडिया की एक लौती यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली एविएशन यूनिवर्सिटी, देखिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन से एक्ट के तहत होती? राजीव गांधी नेशनल एविएशन एक्ट 2013, क्लियर। तो इसलिए इसका काम क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है एविएशन फील्ड में, ठीक है, विमान वाले फील्ड में इसको प्रमोट करना है, क्या क्या पॉलिसी क्या क्या है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है इस फील्ड में, तो ये इसका वर्क रहता है। तो ध्यान रखेगा कहाँ पर यूनिवर्सिटी है, अमेठी उत्तर प्रदेश में, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए।